हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे थे कैपिटल गेन में रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 के स्टूडेंट के लिए सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन 8 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम उसके आगे करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से एक बारी बता देता हूँ। ये वीडियो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो नवंबर 22 में अपियर होंगे उनके लिए मोस्ट रेलिवेंट है। ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है और हम कर रहे हैं रिवीजन और स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा रिवीजन के तौर पर सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, सीए फाइनल के भी देख सकते हैं, सीएमए फाइनल के भी देख सकते हैं। रिवीजन के तौर पे कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट के लिए एक्सक्लूसिव ये बनाया जा रहा है नवंबर 2022 के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो आप कब देखेंगे, जब आपने अपना कैपिटल गेन चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो, पीजीबीपी में एटलीस्ट डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लिया हो, और टैक्स रेट में टैक्स ऑन स्पेशल इनकम आपको आता हो। सेक्शन 112, सेक्शन 112 ए, 111 ए, ये आपको आता हो स्लैब रेट के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है जिनके पास 6 मशीन का ब्लॉक है, यानी ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें डेप्रिसिएशन का पता होगा। पीजीबीपी में 6 मशीन है जो उन्होंने बिजनेस में यूज के लिए पुट टू यूज किया है मार्च 2020 को। इसका मतलब रेलिवेंट ईयर हमारा 21-22 है, 21-22 है, और इन्होंने मार्च 20 में यानी इस जगह पर बिजनेस स्टार्ट किया है और 6 मशीन का एक ब्लॉक तैयार किया है। डेप्रिसिएशन 15% का रेट है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इन मशीन्स की डेप्रिसिएशन 20-21 के डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद, बताइए 20-21 प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन को अगर आप चार्ज कर देंगे, 20-21 प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन को अगर आप चार्ज कर देंगे, तब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपकी कहां आएगी, यहां पर। आप एक बार सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। ये कह रहे हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 20-21। तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए जो डेप्रिसिएशन था उसको चार्ज कर लिया, उसके बाद जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगी वो अगले वर्ष की आएगी, यानी कि 1/4/2021 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी गई है 8,50,000, 8,50,000। और मैंने आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आपको पढ़ने का मौका दूंगा, फिर हम करेंगे। इसके आगे दिया हुआ है 3 ऑफ द ओल्ड मशीन्स वर सोल्ड ऑन 10th जून 2021 फॉर ₹11 लाख। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी गई है 8,50,000 की 30 नवंबर 2021 में, यानी लगभग इस जगह परचेज हुआ है सेकेंड हैंड मशीन 8,50,000 का, और 11 लाख रुपए की 3 मशीन आपने बेच दी है। कैसे डेप्शन निकालते हैं, पहले हम ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो आपने 8,50,000 का एक एसेट खरीदा है, वो ऐड करेंगे, माइनस करते हैं मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो आपने एसेट बेचा है 11 लाख, वो माइनस कर देंगे। ये कहलाता है डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन 8,50,000 प्लस 8,50,000 माइनस 11 लाख, 6 लाख रुपए आपके लिए डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन की आ गई। अब आप एक मशीन जो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपने खरीदा है, ये नवंबर 2021 में पुट टू यूज हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर नवंबर 2021 में पुट टू यूज होगा तो बिलो 180 डेज हो जाएगा। बिलो 180 डेज होते ही कंसेप्ट क्या कहता है, उस वैल्यू पर हाफ रेट लगाओ
और बैलेंस वैल्यू पर फुल रेट लगाओ। हमारे पास 15% का रेट है, हाफ रेट कितना हो जाएगा 7.5%। मैं समझाने के लिए, क्योंकि हम रिवीजन भी कर रहे हैं, यहां पर एक एडहॉक फिगर ले रहा हूं। मान लो यहां पर 16 लाख रुपए होता, सपोज करो कि नीचे जो फिगर आती वो 16 लाख की आती। भाई 16 लाख ऐसे आती कि हमने जो बेचा है वो 11 लाख का नहीं बेचा है, 1 लाख का बेचा है, तो 16 लाख आता। ऐसे में हम क्या करते, जो हमारा नया एसेट है सेकेंड हैंड, इस पर हम हाफ रेट लगाते, और यहां से जो बैलेंस बच गया हमारा, कितना बच जाता बैलेंस, 16 माइनस 8.5, 7.5 लाख, इस पर हम फुल रेट डेप्शन चार्ज करते, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे पास 6 लाख की फिगर आ रही है, जो कि एसेट एक्वायर्ड की एक्चुअल कॉस्ट से भी बिलो है। ऐसे केस में आपने पढ़ा था कि इसी पर हमें 7.5% का डेप्शन चार्ज कर देना पड़ेगा, यानी 6 लाख रुपए का 7.5% डेप्रिशिएशन 45,000 रुपए। और हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी, 5,55,000। हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी, 5,55,000। तो ये हमें डेप्रिशिएशन वर्कआउट हमने कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिशिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ये असेसमेंट ईयर 22-23 का डेप्रिशिएशन आ गया। हमें क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आपने अगर निकाल दिया तो कुछ गलत नहीं होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कंप्यूट कैपिटल गेन लाइबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। अब आपको यहां पर कैपिटल गेन सेकेंड जो आंसर है उसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51 और 52 डज नॉट अट्रैक्ट। क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि 51 तब चार्ज होता है जब मनी पेबल यानी सेल्स कंसिडरेशन फॉर एसेट सोल्ड ग्रेटर देन अग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं है। सेकंड 50 ब्रैकेट 2 कब अप्लाई होता है, जब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है। वो केस भी नहीं है। तो आपको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है कि सेक्शन 50 अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा, कैपिटल गेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर 3 मशीन जो बेची गई थी वो 21 लाख की बेची जाती तो आपका आंसर चेंज होता क्या। तो भाई जब अगर 30 लाख की बेची जाती तो आंसर हमारा चेंज हो जाता और कैपिटल गेन आ जाता। अब यहां पर ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि तीसरे में हम क्या करें, क्या हम फर्दर डेप्रिशिएशन भी नया निकालें, कैपिटल गेन भी निकालें, या सिर्फ कैपिटल गेन निकालें। यहां पर जब आपने स्टडी मैट को आप देखोगे तो इन्होंने सिर्फ कैपिटल गेन निकाला है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है विल देयर बी एनी डिफरेंस इन योर अबव वर्किंग्स। तो जो ऊपर आपने वर्किंग किया है तो वो वर्किंग आपने नंबर 1 भी किया, नंबर 2 भी किया है। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको डेप्रिशिएशन भी निकालना चाहिए, फर्दर फ्रेश डेप्रिशिएशन 0 आएगा, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 0 आएगी, ये भी आपको बताना होगा, और फिर कैप गेन भी वर्कआउट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 ब्रैकेट 1। तो मैं करके दिखाता हूं। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा। इस वीडियो को देखने में बेनिफिट आपको तब होगा जब आपके पास स्टडी मैट सामने होगा। अगर स्टडी मैट आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो आप मोबाइल पे पीडीएफ खोल सकते हैं स्टडी मैट का, इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करके, और फिर इस वीडियो को आप देखेंगे। यानी कि आप, कहने का मतलब है कि आपके सामने एक पीडीएफ या हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो मजा आएगा। क्योंकि मैं तो हटा देता हूं दिखाने के बाद, तो इस समय आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ है, क्या है। तीसरे नंबर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 8,50,000, ऐड आपने कर लिया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 850, माइनस कर दिया आपने 21 लाख। तो यहां पर जो डब्ल्यूडीवी आएगा डेप्रिशिएशन के लिए वो 0 आएगा, निल आएगा। डेप्रिशिएशन कितना आएगा, निल। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, निल। तो ये एक वर्किंग करना पड़ेगा आपको। फिर आपका एसटीसीजी आ जाएगा अंडर सेक्शन 50 ब्रैकेट 1, सेल्स कंसिडरेशन 21 लाख,
ओपनिंग WDV 850 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड 850, तो 4 लाख रुपए STCG आ जाएगा। अगर कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर होता तो हम वो भी लेस करते। उम्मीद है समझ आ गया, क्लियर है। हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं किस टॉपिक पे है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आप पढ़ने का समय लीजिए। ये मैं जैसा समझता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से समझ के जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लम सेल के कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन में बजट 2021 से चेंज आया और वो चेंज इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा यूज किया हुआ है। थोड़ा क्यों यूज किया हुआ है सर? वो इसलिए क्योंकि चेंज एग्जैक्टली जो आप समझेंगे वो फाइनल में जाके समझेंगे। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। रिवीजन, स्लम सेल। स्लम सेल किसको कहते हैं? जब कोई बिजनेस एज ए होल या बिजनेस का कोई पार्ट, डिवीजन, अंडरटेकिंग, यूनिट एज ए होल बिक जाए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि जब वो बिके तो बिकते समय जो कंसिडरेशन तय हो, जो वैल्यू तय की जाए दोनों पार्टियों के बीच, बायर सेलर के बीच, उस कंसिडरेशन में इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी को कंसीडर ना किया जाए। ये ना लिखा हो अग्रीमेंट में कि बिल्डिंग हमने इतने में ली और मशीन हमने इतनी में ली। एज अ होल बिके और एक लमसम कंसिडरेशन में बिके विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी, देन इट बिकम्स स्लम सेल। स्लम सेल की परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा के बाद आते हैं कैपिटल गेन की बारी। तो मेथड टू कंप्यूट कैपिटल गेन, मेथड टू कंप्यूट कैपिटल गेन, ये है हमारा सेक्शन 50 कैपिटल बी में। 50 कैपिटल बी हमें बताता है कि कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा स्लम सेल के केस में। ये सिंपली पहले कहता था, बजट 2021 से पहले कहता था कि आप सेल्स कंसिडरेशन ले लीजिए जो एक्चुअल लमसम अमाउंट है। एक्चुअल लमसम अमाउंट जितने में कंसीडर्ड हुआ, जितने में डिसाइड हुआ कि ये वैल्यू तय हुई बेचने में, टोटल कंसिडरेशन, वो आप सेल कंसिडरेशन ले लीजिए। माइनस कर दीजिए नेटवर्थ ऑफ डिवीजन, अंडरटेकिंग, बिजनेस, जो चीज बेची गई, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर अगर है तो, और ये आपका स्लम सेल कैप गेन आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करेगा कि जो डिवीजन, जो यूनिट, जो बिजनेस बेची गई है वो कब स्टैब्लिश हुई थी। अगर वो 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म, और 36 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। ये तो मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम आते हैं अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट आया कि जो यहां सेल कंसिडरेशन लेंगे स्लम सेल में, वो लेंगे एक्चुअल जो डिसाइड हुआ है, एक्चुअल कंसिडरेशन, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच डिवीजन, अंडरटेकिंग, बिजनेस। फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। आप अभी इसे मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझिए, विच एवर इज हायर। और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको निकालने के लिए एक रूल प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, इनकम टैक्स रूल 1962 में। इस रूल को डिटेल में सीए और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपके लिए सिर्फ यह कंसीडर करना जरूरी है कि एक्चुअल और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर आपको लेना है, और मार्केट वैल्यू आपके एग्जाम के क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे यहां पर मेंशन है 30 लाख। Mr. A, proprietor of Akash Enterprises having 2 units, he transferred on 1/4/2021 his unit 1 by way of slum sale for total consideration 25 lakhs. The fair market value of unit is rupees 30 lakh, whichever is higher will be taken as sale consideration. Unit 1 was started in the year 2005-6 और आज बेचा जा रहा है, तो more than 36 months that will be long term. The expenses incurred
फॉर दिस ट्रांसफर वर 28,000, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 28,000 मिल गया। यहां पर स्लम्स जो सेल्स कंसिडरेशन है वो 30 लाख लेना है। अब नेटवर्थ की बारी आती है। नेटवर्थ की वर्किंग आपको सीखनी पड़ेगी। नेटवर्थ की वर्किंग के लिए मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, उसकी हम कॉस्ट लेते हैं विदाउट रिवैल्यूएशन। जो डेप्रिशिएबल एसेट होता है डेप्रिशिएबल एसेट, उसकी हम WDV लेते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट विदाउट रिवैल्यूएशन। और इसके अलावा जो एसेट्स बच गया उसकी हम बुक वैल्यू लेते हैं, जैसे डेटर है, कैश है, बैंक है, तो उसके हम बुक वैल्यू लेते हैं, माइनस करते हैं लायबिलिटी बुक वैल्यू। ध्यान ये रखना होता है कि जो एसेट लिया जाएगा वो सिर्फ उस डिवीजन का जो बेचा गया, लायबिलिटी ली जाएगी सिर्फ उस डिवीजन की जो बेच दी गई। डिवीजन 1 बिका है तो हमें इस तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। बिल्डिंग 12 लाख की, मशीन 3 लाख का, डेटर 1 लाख का और अदर एसेट्स 1.5 लाख का। इंफॉर्मेशन में है रिवैल्यूएशन रिजर्व जो क्रिएट हुआ है वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में है। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है 3 लाख रुपए का और ये इस बिल्डिंग के लिए क्रिएट हुआ है। इसका मतलब बिल्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में रिवैल्यूड हुआ होगा। अगर हम इसे सही जगह लाना चाहते हैं, बिल्डिंग हम मानकर चलते हैं कि ये WDV है बट रिवैल्यूएशन इसमें ऐड हो गया, तो हम 3 लाख रुपए अगर माइनस कर दें तो सही फिगर आ जाएगा 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए आ जाएगा बिल्डिंग के लिए। मशीन है 3 लाख की, कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे ये WDV है, तो 3 लाख हम एज इट इज ले लेंगे। डेटर की बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख ले लेंगे। अदर एसेट्स, यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड इन ट्रांसफर डीड, इसका मतलब ये स्लम सेल है। और तीसरा पॉइंट कहता है अदर एसेट्स में एक पेटेंट खरीदा गया। आप जानते हैं पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है जिस पर 25% का डेप्शन चार्ज होता है। तो एक पेटेंट खरीदा गया था 2019 में 50,000 का और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो ये गड़बड़ है। इसका मतलब हम जो ये अदर एसेट्स लेंगे ये 1.5 लाख के बजाय मैं 1 लाख लूंगा और पेटेंट को अलग से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए क्या सिखाया गया है, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना। तो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट के लिए मैं चेक करूंगा कि 2019-20 में हमने पेटेंट बाय किया है 50,000 का और हम अभी यहां पर हैं 21-22 यहां पर, तो मुझे 2 वर्ष का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन 25% के रेट से, 50,000 का 25% 12,500। ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि पुट टू यूज बिलो 180 डेज तो नहीं पहले साल, अदरवाइज हाफ रेट लेंगे। माइनस करके हम डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन माइनस करके WDV निकालेंगे और WDV के बाद फर्दर हम 25% डेप्रिसिएशन अगले साल की निकालेंगे। इसके बाद जो हमारी WDV आ रही है वो है 28,125। ये हमारा टोटल एसेट हो गया। 9 3 12 1 13 1 14, 14,28,125। यहां से मुझे घटाना पड़ेगा, लायबिलिटी घटानी होगी तभी हमारा नेटवर्थ आएगा। लायबिलिटी में ये तो है नहीं लायबिलिटी, ये है नहीं लायबिलिटी, एक बैंक लोन लायबिलिटी और ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटी है। बैंक लोन 2 लाख है जिसमें इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है यूनिट 1 का 70% यानी 1,40,000 और ट्रेड क्रेडिटर 1.5 लाख है जिसका 25% कितना होता है 37,500, 37,500। ये 2 लायबिलिटी आप माइनस कर दीजिए तो आपका नेटवर्थ कितना आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। -14 1,40,000 माइनस 12,50,625, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। $17,21,375 ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा क्योंकि मोर देन 36 मंथ है। ठीक चल रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 10 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 6,
एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 किस चीज पर बेस्ड है वो देखिए। 50C, 50C मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर आपने लैंड, बिल्डिंग या उसका कॉम्बिनेशन बेचा है एसडीवी से बिलो प्राइस पर, और एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, देन एसडीवी become your actual sale consideration, यानी SDV will be treated as deemed sales consideration। ये तब होगा जब एक्चुअल के 110% से ज्यादा पर SDV है। आपने SDV से कम पे बेचा और SDV आपके एक्चुअल सेल के 110% से ज्यादा है। यहां पर SDV हम कौन से दिन की लेते हैं, इस पर ये इलस्ट्रेशन है। ये इलस्ट्रेशन है कि SDV हम कौन से दिन की लेते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्री। जब हम अग्रीमेंट करते हैं वो डेट ऑफ अग्रीमेंट कहलाता है, जब रजिस्टर्ड हो जाता है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाता है। एसडीवी जो हमें देखनी है कंपैरिजन के लिए, वो किस दिन की देखनी है। नियम क्या है, नियम सुनिएगा, रिवाइज करा रहा हूं। नियम है कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑन और बिफोर आपने कंसिडरेशन का कोई भी हिस्सा, कंसिडरेशन का कोई भी पार्ट आपने डेट ऑफ अग्रीमेंट के ऑन और बिफोर रिसीव किया है बैंक मोड में, रिसीव किया आपने बैंक मोड में, तो यह माना जाएगा कि डेट ऑफ अग्रीमेंट इज द रेलिवेंट डेट फॉर कंसिडरिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं आपने किया है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी कंसीडर की जाएगी। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक्चुअल 1 करोड़ की सेल कंसिडरेशन है। इसका मतलब अगर एसडीवी ज्यादा हो 110 लाख के तो एसडीवी बन जाएगा सेल कंसिडरेशन। एसडीवी है 109 लाख और एसडीवी है 112 लाख। डेट ऑफ अग्रीमेंट पे 109 है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर 112 है। अब क्या करें। इफ एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड बाई प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी बैंक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर ऐसा है तब तो हमें 109 लाख देखना पड़ेगा। और इस केस में सिंस 109 लाख 110 से ज्यादा नहीं है तो जो सेल कंसिडरेशन ली जाएगी वो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ली जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड में नहीं कंसिडरेशन रिसीव किया है, उसका पार्ट भी नहीं रिसीव किया है, तो 112 लाख सेल कंसिडरेशन, 112 लाख एसडीवी कंसिडर की जाएगी और वो 110 से ज्यादा होने की वजह से आपका जो सेल कंसिडरेशन बनेगा वो 112 लाख बनेगा। यह भी बड़ा जरूरी है याद रखना जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि सेक्शन 50C बहुत पुराना हो गया है। अब अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस तरह की कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। इसके बाद क्या है हमारे पास, इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 7 और 8 कुछ भी नहीं है, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन पर बेस्ड है। 54 की एग्जम्पशन पर बेस्ड है, जहां पर हम रेजिडेंशियल हाउस इंडिविजुअल एचएफ को देते हैं ये एग्जम्पशन। रेजिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म होना चाहिए जो आपने बेचा है, और उसको बेचकर आपको फर्दर रेजिडेंशियल हाउस परचेस करना होता है विद इन 2 ईयर। अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 3 साल के अंदर। लेकिन ड्यू डेट के ऑन और बिफोर आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि कितना आपको एग्जम्पशन चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कर दिया है ड्यू डेट के ऑन और बिफोर आईटीआर के, तो देन इट इज गुड। अदरवाइज आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कराएंगे, तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। मान लीजिए मेरा एलटीसीजी है 2 करोड़ 5 लाख, तो एग्जम्पशन जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी मिलती है। लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो 3 करोड़ कर रहे हैं, जनरली तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन आपका एलटीसीजी अगर 2 करोड़ 5 लाख है और आप 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपका एग्जम्पशन होगा 2 करोड़ 5 लाख।
अगर आपके पास 2,05,00,000 का कैपिटल गेन है और आपने इन्वेस्टमेंट 1,55,00,000 किया है तो 1,55,00,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगी एंड बैलेंस 50,00,000 विल बी टैक्सेबल एट विच रेट, सिंस इट इज लॉन्ग टर्म तो रेट क्या होगा सेक्शन 112 के अंतर्गत 20%। तो ये एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल था। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आते हैं हम। मिस्टर सी परचेज्ड रेजिडेंशियल हाउस जुलाई 20, 2019 10 लाख रुपए का, और उसमें एडिशन कर दिया इन्होंने, कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर दिया 2 लाख का अगस्त 19 में, सेम ईयर में। उन्होंने बेच दिया है अप्रैल 21 में 20 लाख का। अब जरा देखिएगा, 20 जुलाई 2019 में खरीद कर आपने उसे बेच दिया है अप्रैल 21 में। यहां ध्यान दीजिए, तो ये 2 साल पूरे नहीं हो रहे। 2 साल नहीं पूरे होने की वजह से आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आ रहा है। आगे कहानी क्या कहता है, कंसिडरेशन जो इनको मिला है 20 लाख, उसमें से इन्होंने 5 लाख की एक और प्रॉपर्टी परचेस की है, और ये आपसे कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की बात करना चाहते हैं। आप टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालिए। सिंस देयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 विल नॉट बी अवेलेबल। तो 54 की एग्जम्पशन अलाउड नहीं होगी, और जो कैपिटल गेन एज इट इज आएगा 20 लाख माइनस 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 8 लाख, दैट विल बी योर टैक्सेबल कैपिटल गेन। सिंपल क्वेश्चन था, यहां पर सिर्फ ये देखना था कि शॉर्ट टर्म है इसलिए सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है, अगर कैपिटल गेन, ये 54B है, जहां पर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, और फर्दर आपने विद इन 2 ईयर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बाई करना है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी बाई कर सकते हो। यानी आप जो बेच रहे हैं वो तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, लेकिन जो आप खरीद रहे हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद इन 2 ईयर, वो अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा है अगर कैपिटल गेन 3 लाख है और नया एग्रीकल्चर लैंड आपने 4 लाख का खरीदा है तो पूरा 3 लाख एग्जम्प्ट होगा, विच एवर इज लोअर। और 3 लाख अगर कैपिटल गेन है और नया आप खरीद रहे हैं 2 लाख का, तो 2 एग्जम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाद आपके पास है 12 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है 54 EC। आपको पता है 54 EC और 54 EE की जो एग्जम्पशन दी जाती है, इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं। 54 EC की जो एग्जम्पशन है, हम पहले उस पर डिस्कशन कर लें। 54 EC की जो एग्जम्पशन दी जाती है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दी जाती। फिर से सुनिएगा, 54 EC की एग्जम्पशन, जहां पर आप बॉन्ड खरीदते हैं, नोटिफाइड बॉन्ड, ऐसा नोटिफाइड बॉन्ड जो 5 साल की रिडम्पशन वैल्यू रखता है, 5 साल रिडम्पशन के लिए रखता है, वहां पर आप 50 लाख से ज्यादा LTCG एग्जम्प्ट नहीं करा सकते। इलस्ट्रेशन कहता है हमारे पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 75 लाख का, बिल्डिंग ट्रांसफर करके, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 75 लाख LTCG ऑन द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग विल बी एग्जम्प्टेड। वो कह रहे हैं वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल गेन को निवेश कर दिया है, नोटिफाइड बॉन्ड जो रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स, ये नोटिफाइड है बिकॉज NHAI का बॉन्ड है। एग्जामिन विद द रीजन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फील तो ऐसा हो रहा है कि हाँ ट्रू है, एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन यहां जो फिगर है वो गड़बड़ है। 75 लाख एग्जाम नहीं हो सकता। 54 EC में, 54 EC में मैक्सिमम एग्जाम्पशन 50 लाख है, उससे ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसलिए स्टेटमेंट को फॉल्स करके हमें एक स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा एग्जाम्पशन अलाउ नहीं है। इसके बाद हम 12 नंबर में आ गए। 12 नंबर के बाद हम देखते हैं और क्या हमारे पास। ऑलमोस्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन अब एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। जैसा मैंने बोला था 4 क्लास,
ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो जब आप रिवीजन अपना करोगे तो मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको रिवीजन के तौर पर दिया था जब क्लास हम कर रहे थे। तो ये है 55(2)AC, मतलब सेक्शन 55(2), जहां पर हमने लिस्टेड इक्विटी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिप्लेस किया था मार्केट वैल्यू से। उसके कुछ इलस्ट्रेशन है, वो आप देख सकते हो, मतलब इलस्ट्रेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। ये उस समय के लिए ज्यादा जरूरी था जब ये आया था, तो 2018 की बात थी, आज हम 22 में चल रहे हैं, तो ठीक है, आ भी सकता है कभी कभी, चांसेस है, बट धीरे धीरे इसके चांस कम होते जा रहे हैं। तो आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ये भी सीबीडीटी के सर्कुलर से था। इलस्ट्रेशन नंबर 13, मेरे ख्याल से ये आखिरी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टैक्स रेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब आप इलस्ट्रेशन को आप तभी देखिए जब आपको स्लैब रेट का पता हो, जब आपको स्पेशल इनकम का पता हो, स्पेशल इनकम के टैक्स रेट का पता हो, और साथ में ये पता हो कि स्पेशल इनकम को मैक्सिमम एग्जम्पशन की लिमिट मिलती है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्लैब रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है, रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए होता है, और सेक्शन 112 में टैक्स रेट 20% होता है दूसरे एलटीसीजी के लिए। सेक्शन 112A जो लिस्टेड इक्विटी शेयर जिस पे एसटीटी पे होता है, उस पे 10% का टैक्स रेट होता है आफ्टर एग्जम्प्टिंग ₹1 लाख, और 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल के अराउंड लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 15% फ्लैट टैक्स रेट होता है। इसके अलावा यह भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम नहीं, नॉर्मल इनकम आपकी लिमिट से कम है, लिमिट कौन सी, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, जो स्लैब की लिमिट होती है 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, अगर उससे कम आपकी दूसरी इनकम है, तो वो जो शॉर्टफॉल है एमईएल का, वो स्पेशल इनकम से एडजस्ट होता है या नहीं। जवाब है अगर रेसिडेंट एसएससी है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जवाब है कि अगर नॉर्मल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मान लीजिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है मेरी 2.5 लाख, मेरी नॉर्मल इनकम है 2 लाख, तो 50,000 हम कंज्यूम नहीं कर पाए एमईएल, इस 50,000 को यहां से इस स्पेशल इनकम से एडजस्टमेंट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मैं रेजिडेंट हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट लगा के अटेम्प्ट करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गलत ही सही। मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो, मतलब वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फ्रेम दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, 2 मिनट लगाकर इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं शुरू कराता हूं। मिस्टर ए 45 साल के हैं और रेजिडेंट है। मिस्टर ए 45 साल के हैं और रेजिडेंट हैं, तो बताइए इनकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी? 2.5 लाख रुपए। इनकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होगी। मिस्टर ए, इनकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। इनके पास नॉर्मल इनकम है 240 और एलटीसीजी है 15,000 एक जमीन से। तो इसका मतलब इनके पास जो नॉर्मल इनकम है वो है 240 और एलटीसीजी 15,000 है जमीन से। इसका मतलब 112 में 20% का टैक्स है। पहले तो आप एमईएल यहां से एडजस्ट करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स 0 आ जाएगा। इसके बाद जो एमईएल बचा हुआ है 10,000, क्या ये 10,000 यहां से एडजस्ट होगा? अगर रेजिडेंट हैं आप तो जरूर एडजस्ट होगा, क्वेश्चन रेजिडेंट का है। तो बचा ये 5,000 जिस पर आप 20% टैक्स लगाएंगे, बेसिक टैक्स आपका आ जाएगा 1,000। सिंस ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो सेक्शन 87A का रिबेट भी मिलेगा।
सेक्शन 87A का रिबेट भी मिलेगा 12,500 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर, और ये आ जाएगा 0। सर 87A में तो लिखा था 112 को एक्सक्लूड करके, ऐसा कुछ था शायद। नहीं, 87A में 112A के बेसिक टैक्स को एक्सक्लूड करके वर्किंग करना होता है। 112A ना कि 112, और ये तो सेक्शन 112 है, 112 है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको दोबारा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। नेक्स्ट मिस्टर BCD, तो नेक्स्ट है मिस्टर बी। मिस्टर बी की उम्र है 62 साल और ये नॉन रेजिडेंट है। भाई साहब अगर उम्र 62 साल है तो 3 लाख की MEL होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन चूंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी जो MEL ली जाएगी वो ली जाएगी 2.5 लाख। अब आपके पास नॉर्मल इनकम कितनी है? 280, और 10,000 रुपए का है आपके पास LTCG लिस्टेड इक्विटी से, और STT आपने पे किया है प्रॉपरली। इसका मतलब यह हुआ कि 112A वाला LTCG 10,000 है। आप जानते हैं कि LTCG जो 112A में आता है वो 10% से टैक्सेबल होता है आफ्टर 1 लाख। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर टैक्स 0 आ जाएगा क्योंकि 1 लाख से कम है। अब इसकी जो नॉर्मल इनकम है वो है 280 अदर देन LTCG, तो नॉर्मल इनकम है 280, MEL है 2.5 लाख। तो 30,000 रुपए के ऊपर जो स्लैब लगाएंगे आप 5 लाख तक का स्लैब क्या होता है? 5%। तो 5% कितना हुआ? 1,500 रुपया। ये 1,500 रुपया आपका बेसिक टैक्स आ जाएगा। अब यहां पर 87A का रिबेट मिलेगा या नहीं? आंसर है नहीं, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगा देंगे 60 रुपया, और ये आपका टैक्स आ जाएगा 1,560 रुपया। आप इस आंसर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सी रेजिडेंट है 81, यहां लेता हूं मैं। मिस्टर सी रेजिडेंट हैं और 81 साल के हैं, तो जो MEL लेंगे आप 5 लाख लेंगे। इसके बाद भाई साहब के पास जो 5,90,000 की नॉर्मल इनकम है, 60,000 रुपए की एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर LTCG है, लेकिन वो गांव की एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये कुछ धोखा सा दिया जा रहा है। नॉर्मल इनकम है 5,90,000 और जो LTCG है ये एक धोखा है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर LTCG बोलना भी पाप है, बोलना भी नहीं चाहिए। एग्जम्पशन नहीं बोल सकते आप इसे, ये चार्ज ही नहीं होता क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा, अब MEL माइनस करने के बाद जो 90,000 बचेगा उस पर आप 20% टैक्स रेट लगाएंगे, क्योंकि 5 लाख के ऊपर का स्लैब है 20%। सर अगर हम नए टैक्स रिजीम में आ गए तब 115 BAC में आ गए तो उसके लिए क्वेश्चन प्रेस्क्राइब्ड करेगा कि हम 115 BAC में आ रहे हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते उसको। तो फिलहाल तो ये तो स्लैब, और उसमें आएंगे तो सारी डिटेल दी जाएगी, तो वो डिस्कस नहीं कर सकते हम। तो अभी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल टैक्स रिजीम है, पुरानी टैक्स रिजीम है। तो जो 90,000 रुपए है बचा हुआ, उस पर 20% का टैक्स आ जाएगा 18,000 रुपए। अब हम रिबेट के बारे में सोचें। सर ये रेजिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है, लेकिन ये 5 लाख के ऊपर TTI चली गई। जब TTI 5 लाख के ऊपर चली जाएगी तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस 18,720 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। 18,720 रुपए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। 82 ईयर ओल्ड है, नॉन रेजिडेंट है, तो भाई साहब NR होने की वजह से आपकी जो MEL है वो तो 2.5 लाख ही रहेगी, और आपके पास नॉर्मल इनकम है 480, दूसरी इनकम है ही नहीं, तो 480 में से 2.5 लाख की एग्जम्पशन घटा दीजिए, 230, 5% का स्लैब आ जाएगा 11,500। रिबेट मिलेगा नहीं, इसके ऊपर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, और आंसर हो जाएगा 11,960। अच्छा देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है
नोट में अज्यूम करना है कि हम ये ऑप्ट नहीं कर रहे, हमने पढ़ा नहीं था, ये हम ऑप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या क्या कर लिया, इलस्ट्रेशन सारे कर लिए, एग्जाम्पल सारे कर लिए। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है इसमें, जिसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, छोटा छोटा पार्ट, ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन का मौका मिले और आप अच्छे से इसे रिवाइज कर सके। अभी तक के सारे क्वेश्चन से एक बार और लगा के देख लीजिएगा, कैपिटल गेन का रिवीजन पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।